दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जीपी शर्मा। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है और जूनियर अकाउंटेंट में जो महत्वपूर्ण योगदान रखता है अपन का वो रखता है आरएसआर। आरएसआर है, जीएफ एंड एआर है ये, और ऑडिट है। ऑडिट, ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां अपन 25 में से 25 प्रश्न कर सकते हैं, अर्थात ये 75 प्रश्नों में से अपन आराम से इजीली 68 से लेकर 70 प्रश्न तक सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए आरएसआर का फर्स्ट वीडियो अपना, तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। पहले मैं आपको आरएसआर का जो सिलेबस है वो आपको समझा रहा हूं, उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे और विथ रूल्स बाय रूल्स अपन चलते जाएंगे। मुझे उम्मीद आएगी कि आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं संपूर्ण आरएसआर का अध्ययन कराने वाला हूं आपको। टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़े, वहां अपन के डेली क्यूज चलते हैं। चलिए, राजस्थान सर्विस रूल्स सिलेबस आपका खंड 1 देखो। आपके खंड 1 में अध्याय 2 है, आपके सिलेबस में 3 है, 10 है, 11 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी खंड 1 के 8 अध्याय आपके सिलेबस में है आरएसआर के। अब उसमें कुल प्रश्न कितने आने हैं आरएसआर से? 25 प्रश्न आने हैं। कुल कितने अंक के हैं? 75 अंक के हैं। ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए। कुल 8 अध्यायों का अपन अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 आपके सिलेबस में नहीं है, 2 से शुरुआत होगी और 16वें अध्याय पर जाकर समाप्त हो जाएंगे। कुल 25 प्रश्न इस चैप्टर से आने वाले हैं और अंक कितने होंगे? तो 75 अंक होंगे। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आरएसआर सर्विस रूल्स, राजस्थान सर्विस रूल्स, संविधान के अनुच्छेद 109, संविधान के अनुच्छेद 109 की पालना में राज्यपाल के द्वारा बनाए जाते हैं। यही इंपोर्टेंट है। यही अगर आपसे पूछे कि जो आरएसआर है, उन आरएसआर के जो नियम है वो संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं, तो आर्टिकल 309, ये बहुत इंपोर्टेंट है, के द्वारा बनाए जाते हैं। इनका नाम राजस्थान सेवा नियम होगा। ये नियम 1 अप्रैल 1951 से प्रभावी है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ये जो आरएसआर है ये कब से प्रभावी हुए हैं, ये नियम कब से लागू किए गए हैं, तो 1 अप्रैल 1951 से। ये अपन के मेन फैक्ट है, आर्टिकल 309 और 1 अप्रैल 1951 से ये प्रभावी है। अगला देखिए अध्याय नंबर 2, अपन शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 2 से। तो अध्याय नंबर 2 में एक रूल्स है 7, नियम 7, और ये नियम 7 थोड़ा सा बड़ा नियम है। ये नियम 7 1 7 2 7 3 करके 740 तक है। और इस नियम में दोस्तों परिभाषाओं को बताया गया है कि किसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए नियम 7 में शब्दों का अर्थ परिभाषा बताया गया है, मतलब शब्दों का अर्थ बताया गया है नियम 7 में। नंबर 1 देखें, नियम 7(1) आयु। नियम 7(1) आयु से संबंधित है कि कर्मचारी को अपनी जन्म तिथि ठीक ठाक से याद नहीं होने पर कर्मचारी द्वारा जन्म का वर्ष बता पाने पर उसकी जन्म तिथि उस वर्ष की 1 जुलाई मानी जाएगी। अर्थात ये है कि पहले कर्मचारियों को क्या होता था कि अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती थी, इसलिए नियम 7(1) में उल्लेख किया है कि जिन कर्मचारियों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है और उन्होंने मान लो वर्ष बता दी, जैसे उन्होंने कह दिया भाई मैं तो 1980 में हुआ हूं, तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो उसको 1 जुलाई 1980 मान लिया जाएगा। ऐसा कहता है नियम 7, 1 जुलाई 1980 मान लिया जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कर्मचारी द्वारा जन्म वर्ष के साथ माह भी बता दिया गया, माह बता पाने पर उसकी जन्म तिथि उस माह की 16 तारीख मान ली जाएगी। मतलब उसने कह दिया कि भाई मैं तो अगस्त में हुआ हूं और अगस्त 1980 में हुआ हूं, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या मान ली जाएगी? 16 अगस्त। ये है इसका परिभाषा। आर्टिकल जो नियम है वो नियम 7(1) आयु से संबंधित है। इसमें साफ कह रहा कि अगर किसी ने वर्ष बता दी, उसको जन्म तिथि याद नहीं। अब तो आजकल तो देखो सबको याद रहता है, पहले की स्थिति है, तो उसकी 1 जुलाई मान ली जाएगी, अगर महीना बता दिया तो 16 तारीख मानी जाएगी। अब अगला देखो, अगला 7(1) में अगला क्या है, जन्म तिथि का एक बार निर्धारण होने पर उसे पुनः निर्धारित नहीं किया जाएगा।
मान लो जन्म तिथि एक निर्धारित कर ली तो उसको पुनः निर्धारित नहीं किया जाएगा। लेकिन स्थिति दूसरी ये है कि जन्म तिथि में परिवर्तन योग्य प्रकरण कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, मान लो कर्मचारी की रिटायरमेंट हुआ है, की तिथि से 3 वर्ष पूर्व भेजने पर ही विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट होने वाला है और उसने अब भेज दिया। अगर रिटायरमेंट से वो 3 वर्ष पूर्व अगर जन्म तिथि को भेज देता है तो उस जन्म तिथि में थोड़ा संशोधन कर दिया जाएगा और संशोधन के बाद में उसकी अगर सर्विस कम होती है, सर्विस ज्यादा होती है, उसमें विचार कर लिया जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी विशिष्ट आयु के पूर्ण होने पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अनिवार्य सेवा अवकाश पर जाना अनिवार्य हो तो उस विशिष्ट आयु की दिनांक तिथि अकार्य दिवस में मानी जाएगी। इसको समझो। 7(1) में एक चीज और है। 7(1) में एक तो आयु संबंधित है और एक दूसरी चीज क्या है कि मान लो कि किसी व्यक्ति की विशिष्ट आयु, मान लो उसकी 60 वर्ष पूर्ण हो गई, 60 वर्ष क्या हो गए हैं, पूर्ण। तो 60 वर्ष उसकी पूर्ण होने पर उसकी सेवानिवृत्ति अनिवार्य सेवा या अवकाश पर जाना हो तो उस विशिष्ट आयु की दिनांक से तिथि से अकार्य दिवस, तो उसका 60 वर्ष पूर्ण हो पर उसको क्या माना जाएगा, अकार्य दिवस। अर्थात कि वो है अब दिवस, जो दिवस है कार्य दिवस, उनसे मुक्ति पा चुका हो। ऐसी स्थिति में मान लो छुट्टी पे जाता है कोई कैंडिडेट, 4 दिन की छुट्टी पे जाता है, तो जिस दिन से वो छुट्टी पे जाएगा उसके अगले दिन से उसको जब तक वो नहीं आ जाता अकार्य दिवस माना जाएगा, अकार्य दिवस माना जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 7(1). आर्टिकल 7(1) को आप समझ गए होंगे। अगर किसी व्यक्ति ने अगर वर्ष बता दी है तो उसको वर्ष का माह क्या मानना है, 1 जुलाई। लेकिन वर्ष के साथ साथ में उसने माह भी बता दिया तो 16 तारीख मानना है उस माह की। दूसरा है कि कोई व्यक्ति अगर छुट्टी पे जाता है तो उससे संबंधित छुट्टी के अगले दिन से अकार्य दिवस माने जाएंगे, या फिर एक विशिष्ट आयु कर लेता है तो उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में उसके लिए अकार्य दिवस माने जाएंगे। ये कहता है 7(1). आगे देखिए, दूसरा है प्रशिक्षणार्थी। प्रशिक्षणार्थी का मतलब क्या है, प्रशिक्षणार्थी से का आशय उस व्यक्ति से है जो राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त करता है। मतलब आप एक ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षण अवधि में एक निश्चित राशि वित्त का प्राप्त करता है। जैसे मान लो कि आप आरएएस बने या आप जेआरए बने, आप जूनियर अकाउंटेंट बने और जेआरए बनने के बाद में आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा लगभग 15 दिन की। तो आपका जो 15 दिन की ट्रेनिंग होगी उसको प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा। और उस 15 दिन की ट्रेनिंग में आप दोस्तों, उस 15 दिन की जो ट्रेनिंग में है वो आप क्या करेंगे, तो उस जो 15 दिन की ट्रेनिंग में आपके लिए एक निश्चित राशि दी जाएगी, वित्त का प्राप्त करेंगे, यानी एक जो पैसा है वो आपका कटौती नहीं होगा। यह विभाग में किसी पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया जाता। कहने का मतलब यह है कि मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बने, जेआरए बने, तो ऐसा नहीं है कि आपको पटवार के पद के विरुद्ध लगा दें, आपको जूनियर अकाउंटेंट के पद के विरुद्ध ही लगाएंगे। ऐसा कहता है नियम नंबर 7(2). ठीक है, तो नियम नंबर 7(1) क्लियर हो गया होगा आपका और नियम नंबर 7(2) क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, नियम नंबर 7(3). देखो नियम ही नियम है इसमें। नियम नंबर 7(3) क्या कहता है, संविधान का अभिप्राय भारतीय संविधान से है। इसमें संविधान का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का उल्लेख आरएसआर के नियम कौन से में है, तो नियम 7(3) में संविधान का उल्लेख है। अगला देखो नियम 7(4), संवर्ग कैडर। आपने बहुत सुना होगा कैडर। कैडर क्या होता है कि मान लो आपकी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती होनी है, तो इस जूनियर अकाउंटेंट का एक निश्चित संवर्ग बन चुका है 1963 में, और उस 1963 के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार ही आज जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती होती है, तो उसको कहते हैं कैडर। जैसा भी जो अकाउंट जो क्या कहते हैं कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हुई थी 2022 में, तो उसका एक अलग से कैडर बना था, तो उसका उल्लेख कौन सा है, उनका उल्लेख है नियम 7(4) में। किसी सेवा या सेवा के अंग की वह निर्धारित संख्या जो स्थायी पद के आधार पर पृथक इकाई होती है। अर्थात स्थायी पद के लिए आपका अलग से एक निर्धारित नियम कानूनों का समूह क्या कहलाता है, कैडर कहलाता है। इसका उल्लेख कौन सा है, नियम 7(4) में है। अब है नियम 7(4)(a). इसमें क्या है, नियम 7(4)(a) कहता है कि चतुर्थ श्रेणी सेवा प्रचलित वेतनमान श्रृंखला 1 व 2 के पद होंगे। मतलब आपका जो चतुर्थ श्रेणी है वो L1 और लेवल L2 जो लेवल चलते हैं ना 7th पे में, उसके पद चतुर्थ श्रेणी सेवा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये कहता है नियम 7(4)(a).
अगला आता है नियम 7.5 क्षतिपूर्ति भत्ते। जो आपको अलाउंस क्या क्या मिलेंगे वो चीज अपन इसका नियम 7.5 बताता है। ये भत्ते क्या कहते हैं? ऐसे भत्ते जो राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में किए गए व्यक्तिगत व्यय के पुनर्भुगतान के रूप में दिए जाते हैं। मान लो किसी राज्य सरकार के कार्य से आप जयपुर गए, जयपुर से बाहर गए और आपके खर्चा हुए मान लो 2000, तो उसका भुगतान कौन करेगा? तो उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। अब इधर देखो नोट, यात्रा भत्ता क्षतिपूर्ति भत्ता है। आप कोई राज्य सरकार के काम से गए तो यात्रा भत्ता क्षतिपूर्ति भत्ता में आएगा। लेकिन देखो सत्कार भत्ता क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने कोई नेता आए और नेताजी के लिए सत्कार के लिए पूरा खर्चा पानी उठाया, तो वो क्षति कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्षतिपूर्ति भत्ता में नहीं आएगा। अगला देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यह, भारत से बाहर जल मार्ग के द्वारा, ये पूछा भी जाता है कि मान लो जल मार्ग के द्वारा गए तो भारत से बाहर जल मार्ग के द्वारा जाने में आने की किराया क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं होगा। भारत से बाहर अगर जाने आने का किराया तो क्षतिपूर्ति भत्ता के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, किससे? जल मार्ग से। जल मार्ग के अलावा आप सड़क मार्ग से जाइए कोई कार्य से, तो आप जो है भत्ता वो राज्य सरकार देगी, उसमें कोई दोहराए नहीं है। तो ये नियम कौन सा कहता है? तो इस बात को नियम कौन सा कहता है? नियम 7.5 कहता है। अब 7.6 देखिए, सक्षम अधिकारी। अगर आपसे पूछे कि सक्षम अधिकार का आरएसआर के नियम कौन से में उल्लेख है, तो नियम 7.6 में सक्षम अधिकारी का उल्लेख है। सक्षम अधिकारी कौन कहलाएगा वो देखिए, सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राय राज्यपाल या उन अधिकारियों से है जिनको राज्य सेवा नियम के अंतर्गत अधिकार व शक्तियां प्रदान है। सक्षम अधिकारी वो कहलाएंगे या तो राज्यपाल या उनके द्वारा जो राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत अधिकार व शक्तियां जो प्रदान की गई हैं वो सक्षम अधिकारी कहलाएंगे। अब सक्षम अधिकारी कौन कौन है, उनका जो सूची में उल्लेख है वो परिशिष्ट कौन सी में? 9 में। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सक्षम अधिकारियों का उल्लेख कौन सी सूची में है, तो सूची परिशिष्ट 9 में। अगला देखिए, नियम नंबर 7.7 संचित निधि। संचित निधि तो आप जानते ही हो, भारतीय संविधान में भी आपने पढ़ा होगा। संचित निधि का आपसे पूछे कि संचित निधि का उल्लेख कौन से आरएसआर के कौन से नियम में, तो नियम 7.7 में संचित निधि का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 266(1) की पालना में राज्य द्वारा गठित निधि क्या कहलाती है? संचित निधि कहलाती है। संचित निधि से ही वेतन भत्ते दिए जाते हैं। देखो, कर्मचारियों के वेतन में भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। ये कहता है 7.7 में संचित निधि है। अब देखो 7A क्या कहती है? आरएसआर के नियम 93(2) में वर्णित अवकाश से है। 93(2) अपन आगे जाकर के देखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अपन अवकाश को पूरे का अध्ययन करेंगे, कौन कौन से अवकाश कब कब मिलती हैं, पूरी चीजों पर अध्ययन करेंगे। तो नियम नंबर 7.7 समझ में आ गया होगा। संचित निधि आर्टिकल 266(1) में है और संचित निधि से राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। अब है नियम 7.8, ये है कर्तव्य। देखो कर्तव्य किसको माना जाएगा? नियम 7.8 में साफ उल्लेख है कि राज्य सरकार का कर्तव्य किसको माना जाएगा, कि कौन कर्मचारी का कर्तव्य है या नहीं है, कौन कर्तव्य पे है या नहीं है, इसका उल्लेख 7.8 में। अब देखो 7.8A का फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या कहता है? परिवीक्षा काल में एवं शिक्षार्थी के रूप में दी गई सेवा कर्तव्य मानी जाएगी। मान लो आप 2 साल तक प्रोविजन पे रहते हो, प्रशिक्षण प्रश्नार्थी पर, तो आपकी जो 2 साल की सेवा है वो भी क्या मानी जाएगी? कर्तव्य मानी जाएगी। यदि इसके तुरंत बाद व्यक्ति राज्य सेवा में नियमित कर दिया जाए, यदि 2 साल के बाद में आपको नियमित कर दिया जाए तो ये भी क्या माना जाएगा? कर्तव्य माना जाएगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कर्तव्य है या नहीं है। तो कर्तव्य का उल्लेख नियम 7 के जो 8वां बिंदु है, नियम 7 का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सब क्लॉज 8 में उल्लेख है, 7.8 में ना। तो अगला देखो 7.8A का नंबर सेकंड पॉइंट क्या कहलाता है? पदभार ग्रहण काल, यानी आपका जो ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर होने के बाद में पदभार ग्रहण काल स्थानांतरण के दौरान वह कर्तव्य पर माना जाएगा। मतलब आपका ट्रांसफर हुआ एक स्थान से, मान लो जयपुर से आपका ट्रांसफर हो गया बीकानेर, तो जयपुर से लेकर के आप बीकानेर तक जब भी मानो जाओगे तो ये जो बीच वाला जो समय है 1, 2, 3, 4 दिन का, वो क्या कहलाएगा? तो वो कर्तव्य माना जाएगा। आप कर्तव्य से विमुख नहीं है, कर्तव्य ही माना जाएगा। अगला 3 नंबर बिंदु क्या कहता है? अवकाश पर जाने वाले कार्मिक के लिए जब उसके द्वारा
अवकाश पर जाने वाले कार्मिक के लिए जब उसके द्वारा अवकाश समाप्ति के पश्चात पुनः अपने पद पर कार्य ग्रहण किया जाता है तो उस दिन से वह कर्तव्य पर माना जाएगा। इसमें वो छुट्टी का दिन काउंट नहीं होगा। मान लो कि 4 दिन की छुट्टी ले गया और छुट्टी ले गया मान लो कैंडिडेट आज 25 तारीख को और उसके बाद में 30 को ज्वाइन किया तो 5 दिन का ये कर्तव्य नहीं माना जाएगा, लेकिन 30 तारीख के बाद में जब भी आएगा तो वो कर्तव्य पर माना जाएगा। ऐसा कहता है नियम 7.8 का थर्ड पॉइंट। आगे देखो नियम नंबर 7.8 का जो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी जो आपके प्रोविजन है प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गई सेवा कर्तव्य मानी जाएगी। कि अगर आप प्रोविजन में हो और प्रोविजन में अगर कोई काम कर रहे हो 2 साल तक तो 2 साल तक वो भी क्या मानी जाएगी आपकी, तो वो भी कर्तव्य माना जाएगा। लेकिन प्रोविजन देखो कब से लागू हुआ है तो 2/1/2006 से। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजन काल कब से चालू हुआ है प्रोविजन प्रशिक्षणार्थी तो 2/1/2006 से। अगला देखिए 7.8 का जो 5 पॉइंट है वो क्या कहता है, कार्यालय में उपस्थित होने के समय से कार्यालय छोड़ने, एक तो देखो उपस्थित होने के समय से और कार्यालय छोड़ने तक की अवधि कर्तव्य मानी जाएगी। आप कार्यालय आप आए हो 10 बजे और कार्यालय से आपने 6 बजे छोड़ा है तो तब के बीच की जो समय है 10 बजे से लेकर के और 6 बजे तक, 10 बजे से लेकर के और जो 6 बजे तक का जो समय है वो भी क्या माना जाएगा, कर्तव्य माना जाएगा। आगे देखिए, हाँ अब तो मैं एक बार रिवीजन कराता हूं आपको, फिर उसके बाद में अपन दोबारा देखेंगे। देखो रिवीजन, संविधान का अनुच्छेद 309 की पालना में राज्यपाल के द्वारा आरएसआर के नियम बनाए जाते हैं। प्रभावी कब से? 1 अप्रैल 1951 से। नियम नंबर 7 नियम है वो सबसे बड़ा है, तो क्या है 7 में? शब्दों का अर्थ व परिभाषाओं का उल्लेख है। 7 नंबर 1 किससे है? आयु से है। अगर किसी व्यक्ति क्या बता दिया जाता है उसको जन्मतिथि याद नहीं है और वो वर्ष बता दिया जाता है तो उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई मानी जाती है। और कर्मचारी द्वारा जन्म वर्ष के बाद माह बता दिया जाता है तो क्या मानी जाएगी? 16 तारीख मानी जाएगी। अगला देखिए, जन्मतिथि एक बार निर्धारण किया जाएगा, उस पर पुनः निर्धारित नहीं किया जाएगा। और जन्मतिथि सेवानिवृत्ति से 3 वर्ष पूर्व भेजने पर विचार किया जाएगा। यदि आयु पूर्ण होने पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अनिवार्य सेवा अवकाश पर जाना अनिवार्य हो तो उसे विशिष्ट आयु के दिनांक तक तिथि अकार्य दिवस माना जाएगा। मान लो रिटायर हो जाए तो उसके बाद में वो अकार्य दिवस है, छुट्टी पर चला जाता है तो अकार्य दिवस होता है। 7.2 में आपकी प्रशिक्षणार्थी है, प्रशिक्षण से है। प्रशिक्षण अगर राज्य सरकार के हित में लिया गया है तो आपको वित्तिका दी जाएगी, आपको कुछ राशि प्रदान की जाएगी। 7.3 संविधान का उल्लेख है। 7.4 में कैडर का उल्लेख है, जो आपके निश्चित नियम और उल्लेख बनाएंगे प्रत्येक भर्ती के लिए, उसको कैडर का उल्लेख 7.4 में है। 7.4.1 में चतुर्थ श्रेणी का उल्लेख है, इनका वेतनमान श्रृंखला 1 व 2 होगी। 7.5 में क्षतिपूर्ति भत्ते है कि आप अगर राज्य सरकार के किसी कार्य से जाते हो तो आपके द्वारा किए गए व्यय के लिए राज्य सरकार भरण होगी, लेकिन ध्यान रखना सत्कार भत्ता क्षतिपूर्ति भत्ता के अंतर्गत नहीं आता। नियम 7.6 में सक्षम अधिकारी का उल्लेख है। सक्षम अधिकारी वो होंगे या तो राज्यपाल या उनके द्वारा दी गई शक्तियां जिनको प्राप्त है वही सक्षम अधिकारी है। सक्षम अधिकारियों का जो उल्लेख है वो सूची परिशिष्ट 9 में है। 7.7 में संचित निधि का उल्लेख है। संचित निधि का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में उल्लेख है और संचित निधि से राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। 7.8 में कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य में एक तो ये है कि परीक्षा काल में जो व्यक्ति है वो कर्तव्य माना जाएगा। दूसरी स्थिति में यह है कि पद ट्रांसफर से लेकर के और जोनिंग के बीच का समय कर्तव्य माना जाएगा। तीसरे में आपका उल्लेख है कि कार्य ग्रहण, आप छुट्टी पे गए और छुट्टी के बाद में जोन किया तो जोन से लेकर के पदवार माना जाएगा। और चौथे में जो प्रोविजन में तो भी पदवार माना जाएगा। 5वें में कार्यालय में उपस्थित होने से लेकर के और कार्यालय छोड़ने का जो बीच का समय है वो भी पदवार माना जाएगा। अब आपके क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। राजस्थान सेवा नियम संविधान के किस अनुच्छेद की पालना में राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं? मतलब ये कह रहा है कि जो आरएसआर है, आरएसआर के जो नियम है वो राज्यपाल के द्वारा किस आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 309। अगला देखिए, राजस्थान सेवा नियम राजस्थान में कब से लागू किए गए? बताओ, अभी मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 1951 से, 1 अप्रैल 1952 से, 3 मार्च 1953 से, 8 अप्रैल 1952 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
1 अप्रैल 1951 से। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख है बताओ? तो अनुच्छेद 251 1 में, 267 2 में, 270 1 में, 271 1 में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 266 1 में। अगला है आरएसआर के किस नियम में संविधान की परिभाषा है? बताइए आरएसआर के किस नियम में संविधान की परिभाषा है, जल्दी बताइए। 7-3 में, 7-4 में, 7-5 में या 7-6 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7-3 में। अगर किसी कर्मचारी को अपनी जन्म तिथि ठीक ठाक याद न हो और वह वर्ष का नाम बता देता है तो उसकी जन्म तिथि मानी जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि क्या मानी जाएगी? 1 अप्रैल मानी जाएगी। और अगर माह का नाम भी बता देता है तो फिर 16 तारीख मानी जाएगी संबंधित माह की। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अगले आपको करने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आरएसआर के किस नियम में कर्तव्य का उल्लेख है? किस नियम में कर्तव्य का उल्लेख है? यह आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और अगला है सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख किस नियम में है? दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, फिर अपन कल अपन क्लास पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।